नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आतंकी फंडिंग व अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों की एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी करके 250 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बनाया गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारत राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी मौजूद है। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। पिछले साल फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। ईडी की जांच में पता चला था कि पीएफआई का राष्ट्रीय महासचिव के रऊफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये पैसे अलग अलग जरिए से पीएफआई और सीएफआई से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई है। इसका एक हिस्सा भारत में पीएफआई और सीएफआई की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया है। सीए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में भी इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। पीएफआई द्वारा 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि भारत में पीएफआई तक हवाला के जरिए पैसा आता है। पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात भी आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह संगठन मुस्लिमों पर धार्मिक कट्टरता थोपने और जबरन धर्मांतरण कराने का काम भी करता है। एनआईए ने पीएफआई पर हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, यह संगठन युवाओं को कट्टर बनाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी उकसाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी चलाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के भी संपर्क में थे। पीएम मोदी की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही नहीं बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन कहता है। इस संगठन ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। यहां तक कि इस संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है। इस वजह से किसी अपराध में इस संगठन का नाम आता है तो भी कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना मुश्किल होता है। 21 जून 2019 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक संगठन बना था। इस संगठन को पीएफआई से जुड़ा बताया गया है। कहा गया है कि एसडीपीआई के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वो पीएफआई से जुड़े लोग ही थे। 13 अप्रैल 2010 को चुनाव आयोग ने इसे रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया था। कर्नाटक के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ये एसडीपीआई काफी सक्रिय रहा है। खास तौर पर दक्षिण तटीय कन्नड़ और उडुपी में इस पार्टी का काफी प्रभाव देखा गया है। इन इलाकों में इस संगठन ने स्थानीय निकाय चुनाव में काफी सफलता प्राप्त की है। 2013 तक एसडीपीआई ने कर्नाटक में कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव लड़े हैं।
इनमें से उसे करीब 21 सीटों पर जीत मिली है। 2018 में उसे 121 स्थानीय निकाय की सीटों पर जीत मिली है। 2021 में उसने उडुपी जिले के 3 स्थानीय निकायों पर कब्जा जमाया है। 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार इस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुल 23 सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। नरसिंहराज की विधानसभा सीट पर एसडीपीआई उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। बाकी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में एसडीपीआई ने केवल 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार भी नरसिंहराज सीट को छोड़कर बाकी दोनों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की कुल 28 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों पर इसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई ने 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सभी सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है। दरअसल 1977 से देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों बाद ही पीएफआई अस्तित्व में आया था। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्य प्रणाली भी सिमी जैसी ही है। 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं।